हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था क्वाड्रेचर, उसी के सीक्वेंस में हम आगे पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस के बारे में। एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर करवा चुकी हूँ, जिसके अंदर आपको एरिया फाइंड करना होता था और एरिया के लिए मैंने आपको फॉर्मूला करवा दिया। और एरिया फाइंड करने से पहले आपको कोई भी कर्व है वो उसको बनाना आना चाहिए, एसिम्प्टोट के बारे में पता होना चाहिए, जो कर्व की सिमेट्री पता होनी चाहिए कि किस तरीके से सिमेट्री है, वाई अक्ष के लिए है या एक्स अक्ष के लिए। ये सब चीजें मैं आपको करवा चुकी थी। अभी इस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं उसी क्वाड्रेचर में, कार्टेशियन फॉर्म में। इसकी एक पोलर फॉर्म भी होती है क्वाड्रेचर के अंदर, ठीक है। पोलर फॉर्म के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इससे पहले एक मैं क्वेश्चन और करवा देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मैंने लास्ट लेक्चर में एक ही क्वेश्चन करवाया था क्वाड्रेचर पे, ठीक है। तो आज हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं उसी कार्टेशियन फॉर्म में। तो क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द एरिया find the area included between the following curve and its asymptote। सेम क्वेश्चन है जो कल करके गए हैं, बस कर्व चेंज है इसके अंदर। कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट यानी अनंतस्पर्शी, ठीक है। कर्व हमें गिवन है y स्क्वायर a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। क्वेश्चन वो सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एरिया फाइंड करना है किन के बीच का, फॉलोइंग कर्व एंड इट्स एसिम्प्टोट, मतलब ये कर्व और इसके अनंतस्पर्शी के बीच का आपको एरिया फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन ही है, सारे क्वेश्चन ही ऐसे करने। पहली बात तो जितने भी मिलेंगे आपको बस कर्व चेंज होते रहेंगे, उसकी एसिम्प्टोट चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर सबसे पहला काम हमारा क्या रहता था कि हम इसके लिए सिमेट्री चेक करें कि ये जो कर्व है वो सिमेट्री किसके लिए है, एक्स अक्ष के लिए या वाई अक्ष के लिए। उसके बाद हम इस कर्व को ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद इसकी एसिम्प्टोट फाइंड करते हैं, एसिम्प्टोट फाइंड करने के बाद इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम सिमेट्री चेक करने के लिए आपको एक्स और वाई की पावर देखनी होती है कि किसकी पावर इवन है, सम है। देखो यहाँ पर एक्स की पावर 3 है, मतलब विषम है, तो इसका मतलब वाई अक्ष के परिसम्मित है ही नहीं है। वाई की घात सम है, पावर 2 है। अब वाई की घात तक की पावर सम है, इवन है, इसका मतलब जो कार्य है वो एक्स अक्ष के परिसम्मित होगा। ये मैं कल करवा चुकी हूँ आपको। जब लिखते हैं गिवन कर्व में y की पावर इवन है, सम है, y की पावर सम है, तो जो कर्व होगा x अक्ष के परित सममित होगा या सिमेट्रिक होगा। ठीक है, कर्व क्या होगा, एक्स अक्ष के परित सिमेट्रिक होगा। मतलब है कि कर्व जो है वो जितना एक्स अक्ष के नीचे बनेगा उतना ही एक्स अक्ष के ऊपर बनेगा, जितना इधर नीचे बनेगा उतना ही ऊपर बनेगा, ठीक है। ये होती है सिमेट्री। और अगर वाई अक्ष के लिए होता तो जितना वाई के इधर बन रहा है उतना ही वाई के इधर बनेगा। अब इसमें एक चीज और होती है, अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन के अंदर एक्स और वाई दोनों की पावर सम मिल जाए कि एक्स की भी 2 है और वाई की भी 2 है, तो जो कर्व होगा वो दोनों अक्षों के परित सममित होगा। जितना नीचे बनेगा उतना ही ऊपर बनेगा और जितना वाई अक्ष के इधर बनेगा उतना ही इधर बनेगा, यानी चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर वो कर्व बनेगा फिर, ठीक है। कि जब अगर वो एक्स और वाई दोनों के लिए अगर सिमेट्रिक हो जाए ना, दोनों की पावर सम है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के लिए अगर सिमेट्रिक हो जाए तो जितना कर्व एक्स अक्ष के नीचे बनता है उतना ही कर्व एक्स अक्ष के ऊपर, और जितना वाई अक्ष के इधर बनेगा उतना ही वाई अक्ष के इधर बनेगा। यानी इसका मतलब काम क्या हो रहा है, हमारा चारों क्वाड्रेंट के अंदर हो रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप क्वेश्चन के अंदर। अब बात आती है कि हमें कर्व ड्रॉ करना है, तो कर्व ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी एसिम्प्टोट चाहिए। तो हम इस एसिम्प्टोट के लिए क्या करते हैं, हमें क्या करना है, एसिम्प्टोट की डेफिनेशन क्या होती है कि जो कर्व है, ठीक है, वो अपनी एसिम्प्टोट की जो भी कर्व जैसे बनेगा, ठीक है, y की वैल्यू इनफाइनाइट आती है। y की वैल्यू इनफाइनाइट किस तरीके से आनी चाहिए कि जो कर्व है वो जो उस एसिम्प्टोट की झुकेगा, ठीक है। अनंतस्पर्शी का मतलब क्या होता है कि जो या तो अनंतस्पर्शी उस कर्व को अनंत पर स्पर्श करती है, यही डेफिनेशन थी कि अनंतस्पर्शी जो है
मतलब ऐसी रेखा या ऐसी रेखा जो है वो कर्व को अनंत पर जाके स्पर्श करे तो ऐसी रेखा को अपने अनंत स्पर्शी बोल देंगे, और उसको स्पर्श नहीं करती है कभी भी, ठीक है। अनंत पर जाके स्पर्श करेगी तो हमें पता नहीं है, बट हम समांतर चला के उसको छोड़ देते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमें चाहिए एसिम्प्टोट, तो एसिम्प्टोट कैसे निकालते हैं, वाई स्केल की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो वो निकलेगी एक्स की क्यूब अपॉन में a माइनस एक्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि y की वैल्यू इनफाइनाइट आनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे आ सकती है, अगर मैं x की जगह पर a पुट कर दूं, x की जगह पर a पुट करूंगी तो a माइनस ए 0, तो x की क्यूब अपॉन में 0 करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा बहुत इजीली। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, तो लिख दूंगी व्हेन x इज इक्वल्स टू a, ठीक है। यानी x बराबर a पर हमें क्या मिलती है, एसिम्प्टोट मिलती है, ठीक है। जब व्हेन x इक्वल्स टू a तो y की वैल्यू इनफाइनाइट मिलती है, ऑब्वियस सी बात है, हमें y की वैल्यू ही इनफाइनाइट चाहिए होती है। तो अब हमें y की वैल्यू इनफाइनाइट मिली। अब x बराबर a पर हमें क्या मिली है कि f पर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि y की वैल्यू इनफाइनाइट पुट आ जाए, और जो भी वैल्यू हम पुट करते हैं, जिस वैल्यू के ऊपर y की वैल्यू इनफाइनाइट आती है, वो वैल्यू ही हमारी एसिम्प्टोट होती है, ठीक है। वो वैल्यू ही हमारी एसिम्प्टोट होती है। अब x बराबर a आपको कहाँ मिलेगा, देखो मैं मान लेती हूँ ये मेरा a है, इधर 2 में चल जाएगा, ये ठीक है। अब मेरे को a चाहिए, x बराबर a, तो ये मेरी x बराबर a वाली लाइन है, ठीक है। ये x बराबर a वाली लाइन है, तो इसी को मैं क्या बोल देती हूँ, ये ही क्या है, एसिम्प्टोट है। ये क्या है, एसिम्प्टोट है। अब वो बोल रहे कि जो कर्व है, ठीक है, जो कर्व बनेगा वो इस एसिम्प्टोट की ओर झुकेगा इस तरीके से, ठीक है, और इसको इसकी ओर झुकना चाहिए। दूसरा क्या है, वो इनफाइनाइट पे जानी चाहिए, y की वैल्यू इनफाइनाइट पे जानी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो कर्व है वो y की ओर इनफाइनाइट की ओर झुकेगा, यानी y ऊपर जाएगा, वैसे वैसे इनफाइनाइट की ओर जाएगा, यानी जो कर्व भी बनेगा वो इस तरीके से ऊपर ही कहीं पे बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया करो। दूसरा आपको मैं ये देखना है कि कर्व हम कहाँ से बनाना शुरू करें, यहाँ से, बीच में से, कहीं से, कहाँ पर। तो हमें ये चेक करना कि जो कर्व है वो ओरिजिन से, मूल बिंदु से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा। तो वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कर्व के अंदर x की जगह पर 0 पुट करके देखते हैं। अगर इस कर्व के अंदर x की जगह पर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। अगर मैं इसमें x की जगह पर 0 पुट कर दूं, when x is equals to 0 then y is equals to 0, यानी जब x को 0 पुट करती तो y भी मेरे को 0 मिलता है, ठीक है। जब x को 0 पुट करो तो y भी 0 मिला। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट कि जो कर्व है वो मूल बिंदु से गुजरता है, यानी मूल बिंदु से, यानी 0, 0, यानी x की 0 y की 0 से गुजरता है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा मूल बिंदु है, यानी कर्व यहाँ से गुजरेगा, और यहाँ से अगर वो बनना शुरू करेगा इस तरीके से, बनते बनते उसको कहाँ जाना है, इस तरीके से जाना है, एसिम्प्टोट की ओर झुकना है, और इसको कभी टच नहीं करेगा और इसके समांतर चला जाएगा, और ये कर्व की जो y की वैल्यू है वो इनफाइनाइट तक पहुंचेगी, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। समझ रहे हो, ये जो कर्व की वैल्यू है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर, यानी y की इनफाइनाइट की ओर झुकती जाएगी, और ये एसिम्प्टोट के अनंत पर चली जाएगी, और ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को अनंत पर टच करेगी, ठीक है। तो क्लियर है, एसिम्प्टोट भी बन गई। अब बात आती है कि सिमेट्री। सिमेट्री किसके लिए थी, एक्स अक्ष के लिए थी। जितना कर्व ऊपर बनेगा उतने कर्व नीचे बनेगा। अगर ये कर्व इस तरीके से ऊपर बन रहा है तो उतना ही नीचे बनना चाहिए, तो हम बना देते हैं इसको नीचे इस तरीके से। क्लियर, ये एसिम्प्टोट होगी, ये हमारा कर्व हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि हम इसकी लिमिट्स निकालें ताकि हम एरिया फाइंड कर सकें। तो यानी लिमिट ऑफ एक्स, अब आपको एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया फाइंड करने के लिए लिमिट हम एक्स की लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, सो लिमिट ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a हो जाएगी। यहाँ पे x इक्वल्स टू a था एक वैल्यू, और x इक्वल्स टू 0, तो a कितनी आ जाएगी, x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू a। लिमिट भी आ गई। अब हमें क्या कर देना है, इसका एरिया फाइंड कर देना है, ठीक है। एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, अब मैंने बोला एक्स अक्ष के लिए सिमेट्री आ गई, जितना कर्व ऊपर बना उतना नीचे बना है। तो हम सिर्फ ऊपर वाले के लिए काम करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। तो हम पूरा एरिया का फाइंड करके डबल करते हैं कि ऊपर और नीचे 2 बार बन रहा है। तो 2 इधर लिमिट हो जाएगी, एक्स वाली लिमिट क्या, 0 से a y dx, ठीक है। y dx होता है, और y की वैल्यू तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी रूट में x की क्यूब अपॉन में a माइनस एक्स, रूट में x की क्यूब अपॉन में a माइनस एक्स dx। फॉर्मूला तो ध्यान है ना आपको,
एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था? एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला था 0 2a to b जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू थी और y dx, ये फॉर्मूला था। ठीक है, इसी फॉर्मूला के अंदर मैंने वैल्यू पुट करी है। अब देखो ये इसको सॉल्व करने के लिए हम x की जगह पर क्या पुट करें? x की जगह पर हम पुट कर देते हैं a sin स्क्वायर थीटा, जब लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से dx कितना आ जाएगा? dx आ जाएगा 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा। ठीक है, यहाँ से लिमिट्स निकालना चाहें हम तब लिख देंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन अगर हमने x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू कितनी मिलती है? 0 मिलती है। और जब x इक्वल टू हम a पुट कर देते हैं तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? इसमें x की जगह पर a पुट करो। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा यानी sin थीटा 1 मिल जाएगा। sin थीटा 1 किसमें मिलता है? 90 पे। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो दोनों मिल गई। लिमिट्स चेंज कर दो और सारी की सारी वैल्यूज में पुट कर दो। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 2 0 के लिए कितनी आई है? थीटा की वैल्यू 0 आई है और पाई बाय 2 आई है a के लिए। ठीक है, रूट के अंदर x की क्यूब मतलब a sin स्क्वायर थीटा की क्यूब। ठीक है, और अपॉन में a माइनस a sin स्क्वायर थीटा। dx की जगह पर हम रख देंगे 2a sin थीटा cos थीटा d थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर मैं करना चाहूं 2a को बाहर ले आओ। अगर 2a बाहर आएगा इसके साथ तो कितना बन जाएगा? ये 4a, ये वाला 2a बाहर लेके आई हूं, ये बन जाएगा 4a। और इधर रूट के अंदर मेरे पास क्या बनेगा? a की क्यूब बनेगा। देखो ऊपर a की क्यूब और साइन 6 थीटा होगा ये। ठीक है, और नीचे हम a अगर कॉमन लेते हैं तो नीचे बनता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इधर साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। a से a की क्यूब कैंसिल कर दो। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें? इधर अंदर मिलेगा a स्क्वायर। अब एक चीज है, साइन की 6 थीटा बन रही है या साइन की क्यूब की स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, इसी फॉर्म में दोबारा चेंज करो ताकि हम इसको बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ से 4a 0 से पाई बाय 2, इन सबको हम क्या कर रहे थे? रूट से बाहर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा a साइन की क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। ठीक है, 4a बाहर ले आओ, 4a की स्क्वायर हो जाएगा 0 से पाई बाय 2। साइन की क्यूब एंड 1 कितना हो जाएगा? साइन की पावर 4 थीटा डी थीटा। अब इसमें बहुत सारा कोई क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला बन रहा है साइन की m कोस की n थीटा। इसका मतलब कोस के लिए क्या है? n की वैल्यू 0 है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं गामा। देखो लिमिट भी सेट बन रही है, 0 से पाई बाय 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, तो गामा m प्लस 1 बाय 2, गामा n 0 है अपॉन में 2 गामा m प्लस n प्लस 2 बाय 2, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर डॉट ये हो जाएगा 5 बाय 2 गामा 1 बाय 2 और अपॉन में 2 गामा 3। ठीक है, अब गामा 5 बाय 2 है, उसको अपन कैसे लिख सकते हैं? गामा 5 बाय 2 को 1 प्लस 3 बाय 2 यानी 3 बाय 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? ये 3 बाय 2 और गामा 3 बाय 2। और गामा 3 बाय 2 को मैं वापस क्या लिख सकती हूँ? 1 बाय 2 गामा 1 बाय 2, तो इसकी जगह पर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1 बाय 2 गामा 1 बाय 2 लिख दिया और ये गामा 1 बाय 2 चल ही रहा है। ठीक है, और नीचे देखो
नीचे 2 गामा 3 है, गामा 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, गामा में 2 + 1, ठीक है, 2 + 1 मतलब फैक्टोरियल 2 लिख दिया, ठीक है। 4² 3/2 डॉट 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 रूट पाई कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 से ये 4 कैंसिल कर दो, ये 4 से 4 कैंसिल कर दो, ठीक है। ये कितना मिल जाएगा हमें फिर 3π/4 a², ठीक है। 3π a² अपॉन में 4। तो ये है इसका रिक्वायर्ड एरिया। कौन सा एरिया, जो हमने एसिम्पटोट और कर्व के बीच का फाइंड करा है, ये करना था हमने, बोला था इंक्लूडेड बिटवीन द एरिया ऑफ कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट, ये फाइंड करने को बोला था। कौन सा एरिया है, ये एसिम्पटोट और ये कर्व, इतना सा एरिया जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो ये एरिया हम फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरीके से एकदम सेम क्वेश्चन था। अब कर्व को बनाना शुरू कहाँ से करना है वो आप थोड़ा ध्यान देखोगे कि अभी ऑब्वियस ही बात है, इधर तो बनने से रहा, ठीक है। तो हमें चेक करना था कि वो मूल बिंदु से गुजर रहा है नहीं गुजर रहा, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर 0 पुट करके देखेंगे कि वाई की वैल्यू क्या मिलती है। अगर मूल बिंदु से गुजरा तो मूल बिंदु से बनाना शुरू कर देंगे, अगर नहीं गुजरेगा तो कोई ना कोई पॉइंट तो हमें मिलेगा ना, कि वाई की 0 रखते हैं तो एक्स की कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी। तो जो भी वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू से हम कर्व बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। उससे कर्व बनाना शुरू कर देंगे और आपको पता है बनाते बनाते आपको कैसे जाना है, एसिम्पटोट की ओर झुकना है, क्योंकि एसिम्पटोट की ओर ही तो झुकता है कर्व, कि अगर उसको अनंत पर स्पर्श करना चाहते हैं तो एसिम्पटोट की ओर झुकते झुकते उसको समांतर हो जाएगा, पर अनंत पर जाकर उसको स्पर्श करेगा कहीं ना कहीं पर। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम इसकी पोलर फॉर्म में चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द होल एरिया ऑफ द एस्ट्रॉइड। अब आपको एस्ट्रॉइड दे रखा है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कौन एस्ट्रॉइड है, ठीक है, और क्यूबॉइड है, ये मतलब इस तरीके से आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। और कार्डियोइड का भी आपको पता होना चाहिए। तो लिखा है उसने फाइंड द होल एरिया ऑफ द एस्ट्रॉइड, होल एरिया ऑफ एस्ट्रॉइड। आपको एस्ट्रॉइड के बारे में पता होना चाहिए, बनता कैसे है, या अगर आप उस पर करोगे ना, आपकी डिफरेंशियल वाली बुक है, इसकी जस्ट दूसरी वाली बुक है जो, उसके अंदर वो चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये चैप्टर है उसके अंदर, मैं करवाऊंगी आपको। तो एस्ट्रॉइड का एरिया फाइंड करना है और एस्ट्रॉइड की इक्वेशन दे रखी है x/a⁻2/3 प्लस y/b⁻2/3 इज इक्वल्स टू 1। ये तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है। बोला अगर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर अगर बनाना हो आपको, फिर तो ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म ये होती है। और अगर इसकी पोलर फॉर्म की डिस्कस करें तो पोलर फॉर्म होती है इसकी a cos की क्यूब थीटा और y इज इक्वल्स टू b sin की क्यूब थीटा। ये दोनों इसकी क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है, ठीक है। ये क्या होती है, इसकी पोलर फॉर्म होती है, और ये ऊपर वाली इसकी कार्टेशियन फॉर्म होती है किसकी, एस्ट्रॉइड की। तो एस्ट्रॉइड बनता कैसे, इसको हिंदी में भी एस्ट्रॉइड ही बोलते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में भी एस्ट्रॉइड बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसको एस्ट्रॉइड ही बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो कार्डियोइड है उसको हिंदी में हत्या बोल देते हैं, पर आपको कार्डियोइड ही ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स में कार्डियोइड, हिंदी में भी कार्डियोइड ही लिखा हुआ आता है, हत्या आप तो बहुत कम लिखते हैं, तो इसलिए इसको इंग्लिश में नाम रखते हैं, एस्ट्रॉइड बोलते हैं इसको। अभी देखो कि इसका जो एस्ट्रॉइड है वो बनता कैसे है, ठीक है। तो एस्ट्रॉइड का आपको ध्यान होना चाहिए, जो एस्ट्रॉइड है वो इस तरीके से बनता है। ये शेप एक बार के लिए इसी में तो ध्यान रख लो कि इस तरीके से बनता है। जब अपने डिफरेंशियल वाली बुक करेंगे उसके अंदर बनाना सिखाऊंगी कि एस्ट्रॉइड किस तरीके से बनता है, उसके अंदर बनाना सीखते हैं अपन, क्योंकि उसमें बनाने के लिए पूछा जाता है कि एस्ट्रॉइड को कर्व ट्रेसिंग करो, ठीक है। उसको वो बोलेगा कि आपको एस्ट्रॉइड ट्रेस करना है, कैसे करोगे, तो आपको वहां पे ट्रेसिंग करनी आनी चाहिए। उसके लिए आपको पूरा जो एक पॉइंट निकालना पड़ता है, आप पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप एस्ट्रॉइड बनाते हो, ठीक है। वो कर्व ट्रेसिंग वाला एक चैप्टर है, उसके अंदर बोला गया है आपको कि अलग अलग आपको कर्व दिए जाते हैं, वो नाम से पूछा जाता है कि आप एस्ट्रॉइड को ट्रेस करो, ठीक है, कार्डियोइड को ट्रेस करो। तो ट्रेस करने के लिए आपको पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, वो 5-6 पॉइंट्स है, आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, आप इजीली ट्रेसिंग कर पाते हो। बल्कि इस जो इंटीग्रल वाली बुक है इसके अंदर आपको ट्रेसिंग नहीं पूछी जाती, आपको डायरेक्ट शेप ध्यान होनी चाहिए कि एस्ट्रॉइड की शेप क्या होती है, तभी आप इस पर क्वेश्चन कर पाओगे। हमें सिर्फ एरिया तो फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको शेप बताती हूँ किस तरीके से बनती है।
आपको जो एस्ट्रॉइड है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये थोड़ा मेरा छोटा बन गया नीचे वाला, पर जो चारों जो कॉलम होते हैं वो एकदम इक्वल इक्वल बनने चाहिए। जितना एरिया एक ने कवर करा है उतना ही एरिया बाकी तीनों ने कवर किया होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाना है इसको कि चारों के चारों जो है वो एकदम सही बने। ठीक है, चारों के कॉलम जो एकदम सेम बनने चाहिए। ये आपका एस्ट्रॉइड है। अब एस्ट्रॉइड के लिए ये हमारा मूल बिंदु होता है, हम जानते हैं ये एक्स होता है, ये वाई होता है। ठीक है, और यहाँ से वो बोल रहे हैं कि यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट की डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल है, और यहाँ से ये वाला पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस हमारे पास स्मॉल भी होती है। ठीक है, और इसी से मिलता है हमें एस्ट्रॉइड। ठीक है, ये तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म है, ये इसकी पोलर फॉर्म है। हम इसकी पोलर फॉर्म से क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसका डिफरेंशिएशन वगैरह थोड़ा हार्ड पड़ता है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, पोलर फॉर्म को यूज करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, उसने बोला है फाइंड द होल एरिया ऑफ, होल एरिया फाइंड करना है एस्ट्रॉइड का। अब मैंने आपको क्या बताया कि एस्ट्रॉइड का जितना ये वाला जो इतना सा पार्ट है, ये वाला पार्ट, जितना एरिया इस पार्ट ने कवर कर रखा है उतना ही सेम एरिया बाकी के 3 पार्ट्स ने कवर करा हुआ होगा। समझ रहे हो कि मैंने बोला कि जितना इस एक पार्ट ने एरिया कवर कर रखा है उतना ही एरिया बाकी के 3 पार्ट्स कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं एक का फाइंड कर लूं, ठीक है, एक का फाइंड कर लूं तो बाकी का उसको बाकी सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो बाकी 4 का आ जाएगा, आएगा ना। एक का करके मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, बाकी सबका निकल जाएगा ना, अलग अलग करने की क्या जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक पार्ट का एरिया फाइंड कर देते हैं, एक पार्ट का करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों पार्ट्स का आ जाएगा। होल एरिया तो फाइंड करना है। तो एक एरिया के लिए मैं पॉइंट्स को नाम दे देती हूँ। इसमें ये पॉइंट मैं मान लेती हूँ ए है और ये वाला पॉइंट बी, तो ओ ए और ये बी। मैं इस इतने से पार्ट का अगर मैं एरिया फाइंड करना चाहती हूँ, अगर मैंने ये फाइंड कर लिया तो बाकी के 3 बहुत इजीली आ जाएंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ओ ए बी का एरिया फाइंड करना है। तो हम लिख देंगे अब इसमें एक चीज बताओ, एस्ट्रॉइड तो आपने बना लिया बहुत इजीली। अब इसके अंदर एक चीज बतानी कि सिमेट्री किस तरीके से बनती है। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री के लिए हमें क्या करना होता है कि पावर देखनी होती है कि किसकी पावर इवन है। तो हम क्या जाएंगे, कार्टेशियन फॉर्म में जाएंगे। इसकी कार्टेशियन फॉर्म में देखो x की पावर भी इवन है, y की पावर भी इवन है, स्क्वायर है देखो, उसके बाद 1/3 कर रखा है। तो इसका मतलब क्या है, x की पावर भी इवन है, y की पावर भी इवन है। अगर x और y दोनों की पावर इवन होती तो करो, मैंने बताया कि x अक्ष के लिए भी सिमेट्रिक होता है और y अक्ष के लिए भी सिमेट्रिक होता है। यानी जितना x अक्ष के नीचे बनता है उतना ही ऊपर, और जितना y अक्ष के इधर बनता है उतना इधर बनता है। तो आपको दिख रहा होगा एस्ट्रॉइड ऑलरेडी इस तरीके से शेप नीचे बन रही है और ऊपर भी इसी तरीके से शेप बन रही है। y अक्ष के इधर देखेंगे तो इस तरीके से अगर शेप बनती है तो इधर भी इस तरीके से शेप बन रही है। तो दोनों के लिए होगा ना सिमेट्रिक, चारों क्वाड्रेंट में बनता है। अगर दोनों के लिए सिमेट्रिक हो तो चारों क्वाड्रेंट में बनता है, तो बन भी रहा है। डायरेक्ट भी ध्यान रखना है, और अगर आप बनाना चाहो तो कार्टेशियन फॉर्म से बन भी जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सिमेट्री लिखनी है आपको कि गिवन कर्व में x एंड y दोनों की जो घात है, पावर है, वो क्या है, इवन है। तो जो कर्व होगा x अक्ष तथा y अक्ष के परित सममित होगा, यानी दोनों अक्षों के परित क्या होगा, सममित होगा, यानी चारों क्वाड्रेंट में बनेगा। ये बन गया। अब हम क्या कर देते हैं, टू फाइंड एरिया ऑफ ओ ए बी, जब लिख देंगे टू फाइंड एरिया ऑफ ओ ए बी, मेरे को सिर्फ ओ ए बी का चाहिए, बाकी तीनों तो बहुत इजीली अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, अब ओ ए बी के लिए मेरे को x इक्वल टू क्या दे रखा है, एक x देखा है a cos की क्यूब थीटा, ये दे रखा है। अगर मैं यहाँ से dx निकालना चाहूँ तो dx कितना निकल जाएगा मेरे पास, 3a cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस
थीटा डी थीटा। ये निकलेगा, मैं dx निकाल क्यों रही हूँ, क्योंकि मेरे को एरिया के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, y dx होता है। समझ रहे हो? अगर आप पहले निकाल के रखना चाहते हो निकाल लो, वरना बाद में लास्ट में निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब मैं करती हूँ, मेरे को OAB का एरिया फाइंड करना था, मैं एरिया वाला फॉर्मूला लगा देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं एरिया के लिए 2, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे वैसे 4 आना चाहिए, लास्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं। तो एक बार एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला, लिमिट देखो कहाँ से कहाँ हो रही है, x हमें क्या चाहिए होती है, x की लिमिट चाहिए होती है। मैं बार बार बता रही हूँ, जब आपको एरिया फाइंड करना तो यहाँ पे आप लिमिट सिर्फ x की रखते हो, y से कोई मतलब नहीं है। अब x की लिमिट ये वाला पॉइंट है, ये वाला कितना है, ये 0 है और ये a है, तो लिमिट 0 से a में जा रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लिमिट 0 से a, क्योंकि y से तो मतलब ही नहीं है, हमें x वाली लिमिट चाहिए। तो क्या हो जाएगी, 0 से a हो जाएगी, 0 से a हो जाएगी। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, y dx, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, x को मैंने, x ये होता है, इसके लिए मैंने dx की जगह पर ये निकाल दिया। अब dx ये निकल गया, इसका मतलब अगर dx किस में जाएगा, थीटा में जाएगा, तो ये लिमिट भी तो चेंज होगी। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे when x इक्वल्स टू 0, जब x 0 है, ठीक है, तो x 0 है तो cos थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू देखो कितनी मिल जाएगी, cos थीटा की भी 0 मिल जाएगी। cos थीटा 0 है, cos थीटा की 0 किस पे मिलती है वैल्यू, आपको 90 पे मिलती है। तो थीटा इज इक्वल्स टू π/2। ठीक है, और when x इक्वल्स टू a, जब x इक्वल्स टू a रखते हो आप, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से cos क्यूब थीटा, cos थीटा की वैल्यू 1 मिलती है और cos थीटा की वैल्यू cos 0 पे होती है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब ये लिमिट चेंज कर दो और सारी वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो देखो एरिया क्या हो जाएगा, 0 से 0 रखा तो कितनी मिली, π/2। ठीक है, फिर a रखा तो कितनी मिली, 0 मिली। y हमें क्वेश्चन के अंदर देखो पोलर फॉर्म क्या दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर हमें पोलर फॉर्म दे रखी है, y की वैल्यू b sin की क्यूब थीटा। तो हम y की जगह पर क्या रखेंगे, b sin की क्यूब थीटा dx, dx की जगह पर हमने ऊपर निकाल रखा है -3 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा sin थीटा एंड d थीटा, ये दे रखा है। माइनस को ले आते हैं बाहर, ठीक है, और माइनस को जब बाहर लेके आऊंगी तो नेगेटिव का, अब नेगेटिव है, आपको पता है कि इंटीग्रेशन का साइन है, नेगेटिव का साइन है, तो मैं अगर लिमिट चेंज कर दूं तो नेगेटिव का साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो मैंने इसकी लिमिट चेंज कर दी 0 से π/2 और ये नेगेटिव बन गया पॉजिटिव के अंदर, और जो बाहर कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3ab। ठीक है, 3 ये a और b कॉमन ले लिया और माइनस भी बाहर था, माइनस बाहर था, तो मैंने लिमिट पलट दी, तो वहां से नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो गया। यहाँ से देखो साइन की क्यूब और ये 1 साइन की 4 थीटा हो गया ये, और ये cos स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये अंदर वाला फॉर्मूला बन रहा है गामा की, गामा m एंड n का। ठीक है, तो हम इसके अंदर फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, गामा m प्लस 1 यानी 4 प्लस 1/2, गामा 2 प्लस 1/2 अपॉन में 2 गामा 4 प्लस 2/2। इधर 3 ये भी बड़ा हुआ है। ठीक है, गामा 1/2 और वो गामा 5/2 और ये गामा 3/2 अपॉन में 2 गामा 4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो गामा 4 मिल जाएगा। अब इसको और सॉल्व करें तो 3ab गामा 5/2, गामा 5/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, गामा के अंदर 3/2 प्लस 1, तो 3/2 प्लस 1 मतलब 3/2, गामा 3/2 आएगा। गामा 3/2 को मैं फिर से लिख सकती हूँ 1/2 गामा 1/2। अब 3/2 को मैं वापस से क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 डॉट गामा 1/2 और अपॉन में इसको मैं लिख सकती हूँ 2 3 फैक्टोरियल। गामा 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 3ab डॉट ये 3/2
उनमें 2 मत करो, इसको सबको मल्टीप्लाई कर दो। 3/8 हो जाएगा, गामा 1/2 गामा 1 रूट पाई को बंद करेंगे तो पाई हो जाएगा, और ये 2.3.2.1 हो जाएगा। 3 से 3 कर दो कैंसिल, ठीक है। और यहां से कितना हो जाएगा 3 पाई AB तो कितना मिल जाएगा 3 पाई AB अपॉन में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 और ये 2 32, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एरिया किसका आया है, एरिया ऑफ OAB इतने का आया। हमें क्या करना है, होल एरिया फाइंड करना है। जब लिख देंगे होल एरिया ऑफ एस्ट्रॉइड, होल एरिया ऑफ एस्ट्रॉइड, इसको क्या कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल। अच्छा कितना आ जाएगा 3 पाई AB अपॉन में 8। तो ये आ गया एस्ट्रॉइड का होल एरिया। तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना पड़ता आपको इसके अंदर, बस कार्टेशियन फॉर्म का ध्यान रखना पड़ता है, सिमेट्री देखनी है, इसके अंदर कोई एसिम्पटोट नहीं निकालनी, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में भी नहीं बोला गया है। क्वेश्चन में जब बोलेगा कि एसिम्पटोट और कर्व के बीच की आपको एरिया फाइंड करना है तभी करना है, अगर नहीं बोला गया होल एरिया बोला गया तो सिर्फ इसी तरीके से सिंपल इसी तरीके से आपको कर देना है। तो ये थे इसके कार्टेशियन फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस। अब रह गई है इसकी पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के ऊपर जो भी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। अब इससे कार्टेशियन फॉर्म के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में पूछा करो, ताकि मैं जस्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसका कोई भी अगर क्वेश्चन रहता है मैं उसको करवा सकूं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हाथों हाथ आप कमेंट कर दिया करो, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहाँ पे वही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा चुके, वरना फिर मैं आगे नेक्स्ट चली जाती हूँ, पोलर फॉर्म में चली जाऊंगी, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर नहीं करवा पाऊंगी आपको, ठीक है। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।